सभी लोग डर के मारे ऊपर आसमान की ओर देखने लगे। शहर के ऊपर एक विशाल रहस्यमय वस्तु तैर रही थी। गहरे बादलों के बीच रहस्यमय रोशनी फैली हुई थी और जब सब लोग उसे देख ही रहे थे तभी आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जिन लोगों पर बारिश की बूंदें पड़ी वे सभी जमीन पर गिरकर बुरी तरह ऐंठने लगे। आखिर यह एलियंस का हमला था या कोई रहस्यमय घटना? इसकी असली वजह एक दिन पहले से शुरू होती है। तो स्वागत है आपका कोमल वर्ल्ड में। तो मूवी स्टॉकहोम के शहर से शुरू होती जब आसमान में अचानक एक दरार फट गई और एक सुनहरी रोशनी हवा में तैरने लगा। अनगिनत बारीक कण धूल की तरह नीचे गिरने लगे, यहाँ तक कि वह बारिश शहर के सीवर सिस्टम में भी घुस गई। किसी को नहीं पता था कि यह दिखने में रोमांटिक सुनहरी बारिश असल में एक क्रूर आक्रमण की शुरुआत थी। बायोलॉजिस्ट सैंड्रा को लगा कि यह पैसों की बर्बादी है। उसका रिसर्च प्रोजेक्ट पहले ही संस्थान द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा था और फिर वह आखिरी उम्मीद के साथ वह अकेले अंधेरे सीवर में सैंपल इकट्ठा करने चली गई। लेकिन उस दिन उसे कुछ अलग ही देखने को मिला। दीवारों पर अजीब तरह के मशरूम थे। उनकी शेप टेढ़ी मेढ़ी थी और किसी भी प्रजाति से मेल नहीं खाती थी। और जब सैंड्रा ने हाथ से उसे छुआ तभी आसमान की सुनहरी रोशनी में लहरें उठने लगीं, लेकिन उसे इसका पता नहीं चला। फिर उसने एक फोटो खींची और तभी एक फोन आ गया। मजबूरी में सैंड्रा को जल्दी से वहां से निकलना पड़ा। उसने यह नहीं देखा कि दीवार पर लगे मशरूम हल्की सी सुनहरी रोशनी छोड़ रहे थे, मानो किसी तरह का संकेत भेज रहे हों। बदकिस्मत सैंड्रा भारी ट्रैफिक में फंस गई और तभी उसने देखा कि सड़क पर चल रहे सभी लोग अचानक रुक गए हैं और एक साथ आसमान की ओर देख रहे हैं। तब सैंड्रा ने भी ऊपर देखा। शहर के ऊपर एक विशाल चीज तैर रही है। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और उस खौफनाक दृश्य की तस्वीर खींच ली। उस अजीब तैरती वस्तु ने पूरे शहर में दहशत फैला दी। महिला प्रधानमंत्री ने तुरंत इमरजेंसी बैठक बुलाई और लड़ाकू विमान से उसे मार गिराने की बात कही। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह चीज आखिर है क्या। बिना सोचे समझे हमला करना भारी नतीजे ला सकता था। इसी बीच सैंड्रा कार में बैठी और तस्वीर को झूम करके देखने लगी और उसे उस उड़ने वाली वस्तु के नीचे की संरचना सीवर में मिले मशरूम जैसी लगी। यह देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने गुरु मॉर्गन को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। मजबूर होकर उसने उन्हें फोटो भेज दी और कॉल बैक का इंतजार करने लगी। जल्द ही इस वस्तु की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। अलग अलग देशों में चर्चाएं तेज हो गईं। कुछ लोग मानने लगे कि यह एलियन स्पेसशिप है, तो कुछ ने इसे समझ से परे अलौकिक घटना बताया। स्वीडन सरकार भी अब तक कोई ठोस आपात योजना नहीं बना पाई थी, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों की जांच में पता चला कि पिछले 24 घंटों में अंतरिक्ष से कोई भी वस्तु पृथ्वी के वातावरण में दाखिल नहीं हुई थी। आखिरकार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से मदद मांगने का फैसला किया। सुरक्षा सलाहकार जॉर्ज का सुझाव था कि उस वस्तु के आसपास की हवा के सैंपल लिए जाए ताकि किसी अज्ञात वायरस या बैक्टीरिया से बचा जा सके। लेकिन यह योजना लागू होने से पहले ही शहर के ऊपर जोरदार बारिश शुरू हो गई। एक महिला अचानक गिर पड़ी और उसका शरीर बुरी तरह मरोड़ खाने लगा। आसपास के लोग मदद करने के बजाय मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया और सभी को यकीन हो गया कि यह एलियंस का हमला है। बारिश रुकने के बाद सरकार ने तुरंत बारिश के पानी की जांच करवाई और सेना ने ड्रोन से नजदीकी निगरानी शुरू की। रिपोर्ट ने सबको सिहरने पर मजबूर कर दिया। वह अज्ञात वस्तु लगातार 38 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए हुए थी। इसका मतलब था कि वह कोई मशीन नहीं बल्कि किसी तरह का जीवित प्राणी है। बारिश के पानी में जहर तो नहीं मिला, लेकिन एक बिल्कुल नया जीन पाया गया जो पृथ्वी के किसी भी जीव से मेल नहीं खाता था। सभी आंकड़े मिलकर एक डरावने निष्कर्ष की ओर इशारा कर रहे थे कि आसमान में तैर रही वस्तु एक बाहरी ग्रह से आया जीव है जो बिना किसी निगरानी के पृथ्वी के वातावरण को पार कर चुपचाप इंसानी दुनिया में आ गया था। बढ़ती दहशत को देखते हुए महिला प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टॉकहोम शहर को खाली कराने की घोषणा की और उधर सैंड्रा अपने बॉयफ्रेंड के साथ शहर से बाहर के घर में रहने लगी। वह बार बार तस्वीरें देखकर यही महसूस कर रही थी कि एलियन जीव और सीवर के मशरूम एक ही प्रजाति के हैं। अपने शक को पुख्ता करने के लिए वह बाहर गई और एक साफ तस्वीर लेने की तैयारी करने लगी। तभी वह एलियन जीव तेज सुनहरी रोशनी में चमक उठा। सभी लोग हैरानी से आसमान की ओर देखते रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है। सैंड्रा के मन में अचानक एक विचार आया और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसका बॉयफ्रेंड सो रहा था वह चुपचाप घर से निकल गई। उसका इरादा फिर से शहर जाकर सीवर के मशरूम देखने का था, लेकिन शहर पूरी तरह सील था। उसने बहाना बनाया कि उसकी अस्थमा की दवा घर पर छूट गई है और वह चेक पोस्ट से निकलने में कामयाब हो गई। कुछ ही देर में वह फिर से सीवर में पहुंच गई। जैसे ही वह उस दीवार के पास पहुंची उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि मशरूम की हल्की सुनहरी रोशनी से एक शब्द लिखा गया और उसमें लिखा था, हम शांति के लिए आए हैं। लेकिन सैंड्रा को यह नहीं पता था कि उसी समय एक सीक्रेट मीटिंग में असली युद्ध की तैयारी हो चुकी थी। एलियन जीव पर सैन्य
अन्य हमला चुपचाप तय किया जा रहा था। स्वीडन की सेना अमेरिकी दखल से पहले कार्रवाई करना चाहती थी, उससे पहले और डेटा इकट्ठा करना जरूरी था। जॉर्ज ने जोखिम उठाकर खुद हेलीकॉप्टर से पास जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने सैंपल लेने की मशीन चालू की, उस जीव ने तेज गैस का झोंका छोड़ा। पायलट ने तुरंत हेलीकॉप्टर पीछे हटा लिया, क्योंकि वह कोई साधारण गैस नहीं बल्कि हाइड्रोजन थी। जरा सी चिंगारी पूरे शहर को तबाह कर सकती थी। उधर सैंड्रा ने सीवर से चमकते मशरूम का सैंपल लिया और मॉर्गन के पास जाने की तैयारी की, लेकिन मॉर्गन का फोन अब भी बंद था। मजबूर होकर उसने खुद रिसर्च इंस्टीट्यूट जाने का फैसला किया। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अब समय बहुत कम था। अमेरिका को एलियन की खबर मिलते ही उन्होंने स्पेस सिक्योरिटी कानून के तहत अपना बेड़ा स्वीडन की ओर भेज दिया। सेना का अनुमान था कि रात में ही हमला होगा, जबकि अभी भी लाखों लोग शहर में फंसे हुए थे। प्रधानमंत्री ने नुकसान कम करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया। सब जानते थे कि अगर उस बाहरी ग्रह के जीव को मार गिराया गया तो गिरने वाला मलबा विनाशकारी तबाही ला सकता है। और इसी बीच सैंड्रा रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंच चुकी थी और उसने बहाना बनाकर गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड को धोखा दिया और जल्दी से वह लेबोरेटरी में घुसी और पास ही रखे एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को उठाया और उसे बैग में डालकर वह जल्दी से रिसर्च सेंटर से बाहर निकल गई। चारों ओर कोई न हो यह सुनिश्चित करने के बाद सैंड्रा ने बेसब्री से मशरूम की छतरी काटी, जिसमें से सुनहरी और पारदर्शी तरल धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। वर्षों से फंगस पर रिसर्च करने के बावजूद उसने ऐसा अजीब ढांचा कभी नहीं देखा था। सैंड्रा ने तुरंत उस तरल का एक सैंपल निकाला और किसी सुरक्षित जगह पर जाकर आगे की जांच करने का फैसला किया। थोड़ी ही देर में वह एक बायोलॉजिकल लैब पहुंच गई। बाहरी ग्रह के आक्रमण की वजह से यह जगह पूरी तरह खाली पड़ी थी। बस आंगन में एक छोटा कुत्ता मौजूद था। सैंड्रा ने लोहे की बाट फांदी तो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। घबराहट में उसने अपने पास रखा मशरूम सैंपल निकाल लिया। हैरानी की बात यह थी कि उसे सूंघते ही कुत्ता शांत हो गया। सैंड्रा ने ज्यादा नहीं सोचा और कांच का दरवाजा तोड़कर लैब में घुस गई। उसने लिक्विड को बायो एनालाइजर में डाला और देखा कि उसमें भारी मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद है। जैसे ही उसने जांच का डेटा सेव किया और तभी उसे गश्त करते सुरक्षा गार्ड के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह चुपचाप दरवाजे के पीछे छिप गई और मौका मिलते ही तेजी से बाहर भाग निकली और किसी तरह लोहे की बाट पार करने के बाद उसने देखा कि उसकी कार लॉक हो चुकी थी। उसी समय उसके बॉयफ्रेंड का फोन आया और उसने बताया कि सेना बाहरी ग्रह के जीव पर हमला करने वाली है और सभी को तुरंत इलाके से निकालने का आदेश दिया गया है। सैंड्रा अच्छी तरह जानती थी कि उस बाहरी जीव के शरीर में भारी मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद है। अगर उस पर हमला हुआ तो पूरा शहर तबाह हो सकता है। उसे यह बात हर हाल में रक्षा मंत्रालय तक पहुंचानी थी। उधर जॉर्ज पहले ही सरकारी ऑफिस लौट चुका था और उसने सभी को बताया कि वह बाहरी जीव हाइड्रोजन गैस छोड़ सकता है। जॉर्ज की राय भी सैंड्रा जैसी ही थी कि बिना सोचे समझे हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन जब वह पहले उस जीव के पास गया था तब उसने एक कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग भी रिकॉर्ड की थी। वैज्ञानिकों ने उसे ध्वनि अनुक्रम में बदला और फिर डिकोड कर कैरेक्टर में बदला और उसका अर्थ सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उस आवाज में था, या तो आत्मसमर्पण करो या विनाश झेलो। किसी ने नहीं सोचा था कि बाहरी जीव इतनी खुली दुश्मनी दिखाएगा। बैठक रूम में जोरदार बहस छिड़ गई और जवाबी हमले की मांग हावी हो गई। भले ही जॉर्ज शांति की बात करता रहा, लेकिन महिला प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया कि अमेरिका से पहले मिसाइल हमला किया जाएगा, भले ही पूरा शहर इसकी कीमत चुकाए। और उधर सैंड्रा सरकारी इमारत के बाहर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे गार्ड ने रोक लिया। जब वह घबराहट में कुछ समझ नहीं पा रही थी तभी जॉर्ज इमारत से बाहर निकला। सैंड्रा ने उसे टीवी पर देखा हुआ था, इसलिए वह तुरंत आगे बढ़ी और चिल्लाकर बोला कि बाहरी जीव के भीतर हाइड्रोजन भरी हुई है। यह सुनते ही जॉर्ज सतर्क हो गया, क्योंकि यह जानकारी बेहद गोपनीय थी। उसने तुरंत गार्ड को सैंड्रा को अंदर जाने देने का इशारा किया और खुद आगे बढ़कर पूरी बात पूछी। सैंड्रा ने मौका नहीं गंवाया और अपनी सारी खोज जॉर्ज को बता दी। उसका मानना था कि बाहरी जीव इंसानों को शांति का संकेत दे रहा है और अगर हमला किया गया तो दोनों पक्षों के बीच भयानक युद्ध छिड़ सकता है। जॉर्ज ने हालात की गंभीरता समझी और तुरंत यह जानकारी महिला प्रधानमंत्री तक पहुंचा दी, लेकिन तब तक सेना के हमले में 1 घंटे से भी कम समय बचा था। ऊपर से सैंड्रा का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड और हाल ही में लैब में जबरदस्ती घुसने की घटना उसकी विश्वसनीयता को कम कर रही थी। इसके बिल्कुल उलट सैंड्रा के गुरु स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मॉर्गन ने सैंड्रा द्वारा भेजी गई फोटो देखकर तुरंत सीवर में जाकर उन अजीब मशरूम की जांच की। इधर सैंड्रा को जॉर्ज से पता चल चुका था कि सरकार ने उसकी थ्योरी पर भरोसा नहीं किया, लेकिन वह निराश नहीं हुई, बल्कि उसका इरादा और मजबूत हो गया। उसे यकीन था कि मशरूम और बाहरी जीव के बीच संबंध है और इन्हें माध्यम बनाकर संवाद स्थापित किया जा सकता है। जॉर्ज ने खुद यह तरीका आजमाने का फैसला किया, क्योंकि उसे पहले ही अंतिम चरण के लिवर कैंसर का पता चल चुका था और उसके पास ज्यादा से ज्यादा 6 महीने ही बचे थे।
अगले ही पल उसने मशरूम का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया। उसे तेज घुटन महसूस हुई और नीचे रखा सोफा नरम पड़ने लगा। उसका शरीर बेकाबू होकर धीरे धीरे ढंसने लगा। आंखें खुली तो वह खुद को एक घर में पाया। दीवार पर लगे फ्रेम में लगी पदक वही थे जो जॉर्ज ने अपने करियर में जीते थे। कोने में रखा खिलौना अचानक बोलने लगा और जॉर्ज ने उसे पहचान लिया। यह उसके पिता का दिया जन्मदिन का तोहफा था और खिलौने से आया संदेश था, हम शांति के लिए आए हैं। अगले ही पल जॉर्ज की कॉन्शियसनेस वापस उसके शरीर में लौट आई। उसने फिर से मशरूम का एक टुकड़ा मुंह में डाला और इस बार खुद को एक सुनसान सड़क पर पाया। सड़क किनारे गड्ढे में पड़ा खिलौना फिर से शांति का संदेश दोहरा रहा था। उधर वास्तविक दुनिया में सैंड्रा बाहरी जीव की नीयत परखने के लिए लगातार जॉर्ज के कान में एक खास निर्देशांक दोहरा रही थी ताकि वह इल्यूजन में यह संदेश बाहरी जीव तक पहुंचा सके। इसी दौरान गवर्नमेंट मीटिंग रूम में माहौल पूरी तरह जड़ हो चुका था। सेना ने सारी तैयारी पूरी कर ली थी और बस महिला प्रधानमंत्री के अंतिम आदेश का इंतजार था। जैसे ही वह लॉन्च बटन दबाने वाली थी उसी पल जॉर्ज का संदेश आया, आग मत खोलो। लगभग उसी समय निगरानी स्क्रीन पर दिखा कि शहर के ऊपर तैर रहा बाहरी जीव धीरे धीरे हिलने लगा है। सैंड्रा खुशी से झूम उठी क्योंकि वह उसी दिशा में बढ़ रहा था जो उसने पहले बताई थी। महिला प्रधानमंत्री ने तुरंत फैसला लेते हुए मिसाइल हमला रद्द कर दिया और अमेरिकी लड़ाकू विमान भी वापस लौट गए। जब सभी को लगा कि संकट टल गया है तभी सैंड्रा के गुरु मॉर्गन ने सरकार को फोन किया और चेतावनी दी कि बाहरी जीव एक अत्यधिक बुद्धिमान आक्रामक है। इंसान अभी अभी उसे नष्ट करने का सबसे अच्छा मौका गंवा चुके हैं और इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। इसी समय वह बाहरी जीव एक दूर दराज पहाड़ी इलाके के ऊपर पहुंच चुका था। उसके निचले हिस्से में मौजूद छेद अचानक चमकने लगा और एक चमकता हुआ गोला धीरे धीरे नीचे उतरा। किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर क्या छिपा है। सैंड्रा भी बेहद क्यूरियस थी, इसलिए वह और जॉर्ज विशाल अंडे के गिरने की जगह खोजने के लिए निकल पड़े और जब उन्होंने सामने देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि विशाल अंडा हल्की रोशनी फैला रहा था और उसका खोल लगभग ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन की एक परत में लिपटा हुआ था। सैंड्रा ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और उस अंडे के भीतर डाल दिया और जब उसका हाथ अंदर गया तो उसका शरीर कमजोर पड़ गया और उसे झटके का एहसास भी हुआ और तभी दूर से कार की तेज आवाज सुनाई दी और सैंड्रा ने तुरंत विशाल अंडे की एक सैंपल उठाई और जॉर्ज के साथ घने जंगल में चली गई। कुछ ही देर बाद सैनिक तेजी से वहां पर पहुंच गए। उन्होंने विशाल अंडे के एरिया को सील करने के लिए जांच शुरू की और मॉर्गन ने खुद टीम को लीड किया। उन्होंने एडवांस्ड डिवाइसेस का उपयोग कर विशाल अंडे की पूरी जांच की और अंत में जो आंकड़े मिले उन्होंने सभी को चौंका दिया। यह विशाल अंडा 120 टन भारी था, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद इससे कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही जमीन पर कोई गड्ढा बना, मानो किसी ने इसे बेहद सावधानी से नीचे रख दिया हो। और विशाल अंडे के भीतर छिपी एनर्जी हजारों परमाणु हथियारों की कुल एनर्जी के बराबर थी, जो अधिकांश देशों की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी थी। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि इस एनर्जी को किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं थी, बस इसके करीब जाने से ही इसका उपयोग किया जा सकता था। मॉर्गन की आंखें फैल गईं। अगर इस तकनीक पर काबू पा लिया जाए तो मानव जाति का एनर्जी संकट खत्म हो सकता है। इसी समय जॉर्ज पहले ही शहर लौट चुका था और सैंड्रा अंडे के सैंपल की जांच करने वाली थी। इसी जगह पर दोनों अलग हो गए। जॉर्ज गवर्नमेंट ऑफिस में लौटा और महिला प्रधानमंत्री को कल के अनुभव के बारे में विस्तार से रिपोर्ट दी, लेकिन वह खुद भी यह समझ नहीं पा रही थी कि उसने इतने कम समय में एलियन शरीर से कैसे संवाद किया। लेकिन जब महिला प्रधानमंत्री को पता चला कि विशाल अंडा असामान्य है तो वह एलियन शरीर की परवाह नहीं कर सकी और उसने अस्थायी रूप से एक रिसर्च समिति बनाने का फैसला किया। अन्य देशों के रिएक्शन देने से पहले ही वह पूरी तरह से विशाल अंडे को नियंत्रित करने की क्षमता हासिल करना चाहती। इसी कारण महिला प्रधानमंत्री ने पहल करते हुए सैंड्रा को रिसर्च टीम में शामिल किया और फिर दोनों जल्दबाजी में मौके पर पहुंचे। मॉर्गन को देखते ही सैंड्रा ने जल्दी से पूछा, क्या आपने वे मशरूम की तस्वीरें देखी जो मैंने आपको भेजी थी? मॉर्गन ने सिर हिलाया और कहा कि वह बहुत व्यस्त थे और उन्हें फोन देखने का समय नहीं मिला। जब कुछ लोग विशाल अंडे को देखने जाने ही वाले थे तो बाहर खड़े गार्ड्स ने सैंड्रा को रोक लिया। कारण यह था कि उसके पास आईडी नहीं था और सैंड्रा के पास के जलाशय से कुछ नमूने इकट्ठा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उसने यह नहीं देखा कि एक अजीब जीव धीरे धीरे हिल रहा था। प्रयोगशाला लौटने के बाद सैंड्रा ने नमूनों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और सावधानी से उनकी तुलना की। नतीजा देखकर वह दंग रह गई। कल एकत्र किए गए नमूनों में कोशिका विभाजन के लगभग कोई संकेत नहीं थे, लेकिन आज के नमूने में कोशिका विभाजन की गति चौंकाने वाली थी। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि नमूने में कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद था। यह एक नया जैविक जीन था जो पृथ्वी पर पहले कभी नहीं पाया गया था। जॉर्ज इन बातों को मॉर्गन को रिपोर्ट करना चाहता था, लेकिन सैंड्रा ने उसे मना कर दिया। उसने पूरी तरह से अपने मॉर्गन को नजरअंदाज कर दिया था और मॉर्गन ने भी पूरी तरह से उसका भरोसा खो दिया था। पहले सैंड्रा ने मॉर्गन
को मशरूम की तस्वीर भेजी थी, लेकिन सामने वाले ने अनजान बनने का नाटक किया और वह सैंड्रा से विशाल अंडे की रिसर्च छीनने का भी इरादा रखता था। फिर जॉर्ज ने सिर हिलाया और कहा कि यह बात सही है और उसने सैंड्रा को अपना रिसर्च जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, साथ ही पूरी तरह से मदद करने का वादा किया। घर लौटने के बाद सैंड्रा ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और विशाल अंडे के नमूने का अध्ययन जारी रखा। इस बार उसे और भी चौंकाने वाली खोज मिली। नमूने में मौजूद अज्ञात जैविक कोशिकाएं अंधेरे में अविश्वसनीय गति से विभाजित और प्रजनन करती हैं, लेकिन जैसे ही वे रोशनी के संपर्क में आती हैं, यह प्रक्रिया तुरंत रुक जाती है। इसको समझने के बाद सैंड्रा खुद को रोक नहीं सकी और रातों रात विशाल अंडे के एरिया में पहुंच गई ताकि सेम टाइम में जांच कर सके। उसका अनुमान था कि इन अंधेरे कोनों में बड़ी संख्या में अज्ञात प्रजातियां मौजूद हो सकती हैं। सैंड्रा का अनुमान सही था। तभी उसने अज्ञात जीव पकड़ लिया। उस प्यारे जीव ने सैंड्रा को तुरंत मोहित कर लिया। उसने उस छोटे जीव को घर ले जाने और उसकी वृद्धि दर को खुद देखने का फैसला किया। हालांकि सैंड्रा इस बात से अनजान थी कि जंगल के गहरे लॉक एरिया में बड़ी संख्या में एलियन बच्चा एक लाश पर पड़े हुए थे, जैसे वे ऑक्सीजन के लिए पागल हों। 2 दिन बीत गए। इस दौरान सैंड्रा कहीं नहीं गई। जिस एलियन बच्चे की वह सावधानी से देखभाल कर रही थी वह वहीं था। शुरुआत में वह उसे केवल थोड़ा सा सब्जियों की पत्तियां खिला रही थी और वह छोटा जीव बहुत खुश लग रहा था, लेकिन आखिरी दिन में वह अचानक बढ़ना बंद कर गया और उसकी कॉन्शियसनेस भी धुंधली हो गई। सैंड्रा का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि समस्या कहाँ है। वह इसे अस्पताल भी नहीं ले जा। उधर लॉक एरिया के सड़क पर एक महिला गाड़ी चला रही थी। आगे अचानक कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया और गाड़ी अचानक रुक गई। कार एक पल के लिए हिल गई। उसने अनजाने में ब्रेक लगा दिया। ऐसा लगा जैसे किसी चीज से टकरा गई हो। महिला ने फोन की लाइट जलाई और बाहर निकलकर देखा और बर्फ पर अजीब छोटे पैरों के निशान पाए। उसने रोशनी आगे बढ़ाई, तभी अचानक एलियन सामने आ गया। महिला दौड़कर वापस कार में गई और देखा कि पैसेंजर दरवाजा खुला हुआ था। उसने खिड़की की ओर देखा तो सड़क किनारे एक और एलियन राक्षस खड़ा था और उधर मीडिया ने रिपोर्ट किया कि कई लोगों ने जंगल में एलियन राक्षस देखे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें स्वीडन पर टिक गईं। कुछ लोगों का मानना था कि वे मासूम और हानिरहित हैं, जबकि कुछ लोग दहशत में थे, यह मानते हुए कि यह एलियनों के आक्रमण की शुरुआत है। महिला प्रधानमंत्री हाल के दिनों में बहुत व्यस्त थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे एलियन लॉक तोड़कर बाहर आ जाएंगे। जंगल में मिला शव वास्तव में दिल की बीमारी से मरा था। उसका एलियनों से कोई संबंध नहीं था, लेकिन बाहरी दुनिया को इस बात की जानकारी नहीं थी। दहशत आग की तरह फैलने लगी, जिसे एक बार भड़कने के बाद काबू में करना मुश्किल हो गया। अधिकारियों ने भागे हुए एलियनों की तलाश के लिए और लोगों को भेजा और उन्हें एक इमारत में इकट्ठा कर दिया। पता नहीं किसने खबर लीक कर दी। बड़ी संख्या में लोग मौके पर वहां पहुंच गए और वहां कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था तो कोई घर के बाहर खाना फेंक रहा था। यह पल एक गर्म मुद्दा बन गया। अफरा तफरी में एक महिला का पालतू कुत्ता घर में घुस गया। जल्द ही इमारत के अंदर से जोरदार दहाड़ सुनाई दी। भीड़ में हड़कंप मच गया। लोगों ने अनुमान लगाया कि एलियनों ने कुत्ते को खा लिया है। इसी समय सैंड्रा भी गहरे दुख में थी। जिस एलियन को उसने पाला था वह लगातार कमजोर होता जा रहा था। असली वजह जानने के लिए सैंड्रा ने जॉर्ज को सच बताने का फैसला किया। उसने गुप्त रूप से एलियन शरीर को पाला था और अब उसमें समस्या आ गई थी। उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत थी। वह बहुत बेचैन थी। फिर जॉर्ज सैंड्रा को परीक्षण केंद्र ले गया। उसने बच्चे का खून जांच मशीन में डाला, लेकिन परीक्षण का परिणाम चौंकाने वाला था। एलियन बच्चे का शरीर लगभग कोई प्रोटीन उत्पन्न ही नहीं कर रहा था। सैंड्रा ने अनुमान लगाया कि भूरे शरीर में किसी महत्वपूर्ण तत्व की कमी है, लेकिन जॉर्ज को अच्छी तरह पता था कि जंगल में मौजूद अन्य एलियन के शरीर तेजी से बढ़ रहे थे। कारण जानने के लिए दोनों ने एलियन को रखा गया था वहां पर जाने का फैसला किया, लेकिन वहां की सिक्योरिटी बहुत अधिक थी। जॉर्ज और सैंड्रा बिल्कुल पास नहीं जा सके। सैंड्रा हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने गार्ड की भी परवाह नहीं की और पीछे से घर में घुस गई, लेकिन अंदर मौजूद एलियन जीवों को पहले ही गुप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया गया था। उसे दीवारों पर केवल बड़ी संख्या में अजीब प्रतीक दिखाई दिए, जिससे साफ था कि इन एलियनों की अपनी अलग सभ्यता है। सैंड्रा ने कोने में जीवन के निशान भी पाए, जहां पहले भोजन के अवशेष मौजूद थे। ध्यान से पहचान करने पर उसने समझ लिया कि यह वही चमकदार मशरूम है जो नालियों में पाया जाता है। इस खोज ने सैंड्रा को बेहद उत्साहित कर दिया और उसने तय कर लिया कि यही मशरूम एलियनों के स्वस्थ विकास की कुंजी है। दोनों ने आसपास के इलाके में बार बार खोज की और आखिरकार एक जल निकासी पाइप में मशरूम मिल गया। सैंड्रा ने देर नहीं की और तुरंत घर लौट आई ताकि उस मशरूम को एलियन शिशु को खिला सके, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड इस तरह के पालन पोषण का कड़ा विरोध करता है। सैंड्रा चाहे जितना समझाए, वह हमेशा यही मानता रहा कि एलियनों के इरादे अच्छे नहीं हैं। अंत में दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हो गया और माहौल बेहद खराब हो गया। इसी समय महिला प्रधानमंत्री को भी जॉर्ज की रिपोर्ट मिली, लेकिन वह एलियनों के खाने की परवाह नहीं कर सकी क्योंकि मॉर्गन के शोध में एक नया बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था। यह विशाल अंडा कोई साधारण
साधारण जैविक शरीर नहीं था, बल्कि एक ऐसी जैविक ऊर्जा उत्पन्न करने वाली संरचना थी जिसकी कार्य क्षमता चौंकाने वाली थी। चाहे जितनी भी ऊर्जा छोड़ी जाए, यह बहुत कम समय में खुद को फिर से रिस्टोर कर लेता है। सैद्धांतिक रूप से यह पूरी पृथ्वी को लगातार ग्रीन एनर्जी प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की संरचना बदल देने वाली इस क्षमता के सामने अमेरिका चुप नहीं बैठा और मौके पर ही आदेश जारी कर दिया। उनका मानना था कि यह ऊर्जा पूरी मानवता की साझा संपत्ति है और इसे कुछ गिने चुने देशों की निजी संपत्ति नहीं बनने दिया जा सकता। हालांकि जहां कुछ लोग खुश थे, वहीं कुछ चिंतित भी थे। इसी समय सुरक्षा विभाग के लोग बड़ी संख्या में एलियन जीवों को लेकर परेशानी में थे। प्रयोगों से पता चला कि इन जीवों की जीवन शक्ति बेहद मजबूत है और केवल शक्तिशाली कीटाणुनाशक ही उन्हें पूरी तरह मार सकता है। कोई नहीं जानता कि जंगल में अभी कितने एलियन छिपे हुए हैं। अगर बड़े पैमाने पर कीटाणुनाशक का छिड़काव किया गया तो पूरे क्षेत्र का जल स्रोत प्रदूषित हो जाएगा और आसपास रहने वाले हजारों लोगों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो सकता है। जब महिला प्रधानमंत्री असमंजस में थीं, तभी उन्हें मॉर्गन का फोन आया। उसने जोर देकर कहा कि ये एलियन जीव अत्यधिक आक्रामक हैं और पृथ्वी की पारिस्थितिकी के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। अगर इन्हें जल्द नहीं रोका गया तो परिणाम बेहद भयानक होंगे। कई बार सोचने के बाद महिला प्रधानमंत्री ने अंततः मॉर्गन की मांग को मंजूरी दे दी। अनुमति मिलते ही मॉर्गन ने सबसे पहले सामने मौजूद एलियन शिशुओं से निपटने का फैसला किया। उसने एलियन जीवों को बंद कर रखे कंटेनर में पूरा एक ड्रम पेट्रोल डाल दिया। आग लगते ही दिल दहला देने वाली चीखें चारों ओर गूंज उठी। मॉर्गन बाहर निकला तो उसने देखा कि हवा में मौजूद एलियन रो रहे हैं, मानो अपने बच्चों के दर्द का जवाब दे रहा। मॉर्गन यह देखकर हैरान रह गया और तभी तेज ऊर्जा तरंगे फैलने लगी। इंसानों की मूर्खता और घमंड ने आखिरकार आउटर स्पेस से आए जीवन को क्रोधित कर दिया। लेकिन परिणाम यह हुआ कि उस बाहरी प्रजाति की मां चिल्लाने लगी और पूरी तरह सील किए गए एरिया में जलने का कोई भी निशान नहीं था और मॉर्गन की मानो आत्मा बिखर गई। सौभाग्य से उस बाहरी जीव की जीवन शक्ति बहुत मजबूत थी और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई और जो विशाल अंडा पहले गर्म रोशनी फैला रहा था, वह धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। फिर सभी ने राहत की सांस ली। अगर यह विशाल अंडा यूं ही पीड़ित होता रहता तो इससे होने वाला नुकसान आपदा से कम नहीं होता। उधर बॉयफ्रेंड से झगड़ा होने के कारण सैंड्रा को उस एलियन को जॉर्ज के घर ले जाना पड़ा। मशरूम खाने के बाद उस छोटे एलियन की सेहत तेजी से सुधरने लगी और उसे भूख भी लगने लगी। सैंड्रा बहुत खुश हुई और उसने उसका नाम काका रख दिया। दोपहर के भोजन के समय सैंड्रा ने अनजाने में मशरूम को चाट लिया और अगले ही पल उसे चक्कर आने लगे और अचानक उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। सैंड्रा ने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में काका के अलावा कोई और नहीं था। उधर जॉर्ज भी बेहद घबराया हुआ था। उसे लगा कि डॉक्टर द्वारा बच्चे को जलाने की कोशिश पूरी तरह से बाहरी जीवों के नियमों का उल्लंघन थी। भगवान ही जाने सामने वाला अगला कदम क्या उठाएगा। अपने मन की उलझन सुलझाने के लिए जॉर्ज ने फिर से उस बाहरी जीव से बात करने का फैसला किया, लेकिन इस बार मशरूम खाने के बाद कुछ नहीं हुई और उसे बस कुछ अजीब लाल और नीली रोशनियां दिखाई दी जिनका वह कोई अर्थ नहीं समझ सका। यह सुनकर सैंड्रा चौंक गई, क्योंकि जॉर्ज ने जो रंग देखे थे वही उसने भी महसूस किए थे। उसे अचानक पिछली बार बाहरी जीवों को दिए गए निर्देशांक याद आ गए। सैंड्रा ने बताया कि वह जगह वही थी जहां वह बचपन में पढ़ाई करती थी और फिर दोनों को एक साथ एक भयानक समस्या का एहसास हुआ और वे तुरंत महिला प्रधानमंत्री के पास रिपोर्ट लेकर पहुंचे और मशरूम में एक जीवित तारा मौजूद था और वे इंसानी यादों को पढ़ सकते थे। महिला प्रधानमंत्री यह सुनकर उलझन में पड़ गई। दूसरी ओर महिला प्रधानमंत्री गुप्त रूप से विदेशी शक्तियों से मिली हुई थी और देश के लाभ के बदले ऊर्जा दिग्गजों के हित बेचने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वह यह सब जानती थी, लेकिन खुले तौर पर इसे रोकना आसान नहीं था, क्योंकि वह देश के नागरिकों के फायदे के लिए ही निर्णय ले रही थी। इसी कारण महिला प्रधानमंत्री ने गृह युद्ध रोकने का एक तरीका सोचा, यानी जल्द से जल्द बाहरी जीवों की ऊर्जा तकनीक हासिल करना। इस तरह अगर अंडा बेच भी दिया जाए तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। उधर सैंड्रा लगातार सोच रही थी कि मशरूम बाहरी जीवों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मॉर्गन की बात सुनते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसके अनुसार यह एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। उसने महिला प्रधानमंत्री को विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि वहां का वातावरण और संसाधन अधिक थे। हालांकि जॉर्ज और सैंड्रा हिचकिचा रहे थे, लेकिन वे मना करने का कोई कारण नहीं ढूंढ पाए। लेकिन जब मॉर्गन लोगों को लेकर जॉर्ज के घर पहुंचा और जैसे जैसे इंटरनेट पर बाहरी जीवों के खतरे की थ्योरी फैलती गई, सैंड्रा का बॉयफ्रेंड और जॉर्ज का बेटा 2 साल पहले जिम में मिले थे। मुलाकात के दौरान उन्होंने बाहरी जीवों के खतरे पर चर्चा की और मिलकर एक फैसला लिया और फिर उन्होंने इंटरनेट सेलिब्रिटी को ढूंढने का निश्चय किया ताकि बाहरी जीवों की गतिविधियों में कुछ असर डाला जा सके। उस मोटे इंटरनेट सेलिब्रिटी को पता चला कि सैंड्रा के पास एक एलियन है। उसने तुरंत अपनी कार का डिक्की खोला और उसमें एक शॉटगन था। सैंड्रा के बॉयफ्रेंड को पता था कि छोटा एलियन जॉर्ज के घर में छिपा है। तीनों जॉर्ज के
घर गए मॉर्गन के पहुंचने से पहले बेहोश करने वाली बंदूक से एलियन को बेहोश करके उसे वहां से ले गए। सैंड्रा को जैसे ही पता चला कि छोटा काका गायब है तो वह समझ गई कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे उठाया है, क्योंकि सिर्फ वही जानता था कि काका जॉर्ज के घर में छिपा है। उसने कई बार फोन किया लेकिन बॉयफ्रेंड ने एक भी कॉल नहीं उठाई। बाहरी जीव को लेकर गाड़ी जल्द ही शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गई। मोटे आदमी ने झूठ बोला कि वह अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने जा रहा है। जैसे ही दोनों लोग गाड़ी से उतरे उसने तुरंत खरीदार को फोन किया। साफ था कि यह इंटरनेट सेलिब्रिटी बाहरी जीवों के बदले पैसे लेना चाहता था। उधर एक बूढ़ी महिला डॉक्टर भी थी जिसने महिला प्रधानमंत्री के साथ सहयोग का वादा किया था। उसके लिए यह बेहद आसान था। असल में यह ऊर्जा सहयोग का एक झूठ था। अगर यह सौदा पूरा हो जाता तो यह एक बड़ा राजनीतिक सौदेबाजी का हथियार बन जाता। महिला प्रधानमंत्री स्वाभाविक रूप से इसे रोकना चाहती थी, लेकिन सचिव ने याद दिलाया कि ऐसा करने से उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। आखिरकार ज्यादातर लोग इस ऊर्जा सहयोग के पक्ष में थे क्योंकि खरीदार ने भारी मुनाफा कमाया था और यह देश के लिए अच्छा माना जा रहा था। जब महिला प्रधानमंत्री पूरी तरह टूटने के कगार पर थी तभी महिला डॉक्टर खरीदार को घेराबंदी वाले क्षेत्र में ले आई। वह रातों रात उस विशाल अंडे को पैक करने वाली थी, लेकिन काम शुरू होते ही एक पल में ही विशाल अंडे के चारों ओर की जंजीरें तेज तापमान से टूट गईं। लोगों की आंखों के सामने वह विशाल अंडा गिर पड़ा और जमीन जलने लगी और पल भर में वह जमीन में धंस गया और गायब हो गया। इसी दौरान सैंड्रा ने आखिरकार अपने बॉयफ्रेंड को खोज लिया। वह छोटे काका के ठिकाने के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन बॉयफ्रेंड कोई जानकारी देने को तैयार नहीं था। दोनों के बीच इतना झगड़ा हुआ कि बात करना नामुमकिन हो गया। सैंड्रा टूट सी गई और फिर उसने एक मशरूम उठाया और निगल लिया ताकि बाहरी जीव से संपर्क किया जाए। अगले ही पल वह ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गई। सैंड्रा को कुछ साल पहले गोद में लिए अपने बच्चे की याद आ गई, लेकिन जब वह पालने के पास पहुंची तो उसने देखा कि अंदर छोटा काका पड़ा है। काका के चेहरे पर दर्द था और वह बार बार बचाओ कह रहा था। उसी समय महिला प्रधानमंत्री मीटिंग के बाद घर लौटी। उसने देखा कि उसकी बेटी ने बाहरी जीवों की कई तस्वीरें बनाई थीं। उनमें एक दृश्य विशाल अंडे के जमीन में पिघलने का था और एक दृश्य बाहरी जीवों के मदद के लिए बेताब अनुरोध का। उस रात कई अजीब घटनाएं हुई। हर कोई डर रहा था। महिला प्रधानमंत्री सुबह सुबह सरकारी इमारत पहुंची। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बेटी को बाहरी जीवों के इतने रहस्य कैसे पता थे। इससे भी अजीब बात यह थी कि उसकी बेटी ने कभी बाहरी जीवों को देखा ही नहीं था, फिर भी उसकी आकृति चित्रों में मौजूद थी। और भी अजीब यह था कि विशाल अंडा जमीन में 1200 मीटर नीचे धंस चुका था और मौजूदा यांत्रिक उपकरणों से उसे पकड़ पाना असंभव था। सुबह की बैठक जल्दी ही खत्म हो गई और फिर जॉर्ज ने महसूस किया कि कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। उसने फिर से बाहरी जीव से बात करने की कोशिश करने का फैसला किया और अगले ही पल उसकी कॉन्शियसनेस एक परिचित उजड़े हुए घर में पहुंच गई। टेबल पर एक गिफ्ट का डिब्बा रखा था। जब उसने खोला तो वह उसके पिता का जन्मदिन का उपहार था। उसके पिता सामने बैठे थे। फिर जॉर्ज ने उन्हें गले लगाया, लेकिन उसके पिता बेचैनी से मुड़कर जाने लगा। जॉर्ज ने कहा, कृपया मेरी मदद कीजिए। जॉर्ज और भी उलझन में पड़ गया। उसने बाहरी जीव से बाकी पूरी कहानी महिला प्रधानमंत्री को विस्तार से बताई। यह समझना मुश्किल था कि बाहरी जीवों को इंसानों से मदद क्यों मांगनी पड़ी, जबकि वे इंसानों से कहीं अधिक उन्नत थे और इंसानों ने कभी उन पर हमला भी नहीं किया था। उसने सबसे सतर्क फैसला लिया, यानी सैन्य सील लगाना, ताकि लोगों की रक्षा हो सके और कोई बाहरी जीवों को पकड़कर मुनाफा न कमा सके। इसी समय इंटरनेट सेलिब्रिटी मोटा आदमी छोटे काका को लेकर शहर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि रास्ते की जांच सामान्य से कहीं ज्यादा कड़ी थी। रेडियो चालू पर पता चला कि पुलिस बाहरी जीवों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। मोटा आदमी पूरी तरह घबरा गया। उसने खरीदार को फोन कर जल्दी पैसे देने को कहा, लेकिन खरीदार ने पहले माल देखने की जिद की। फोन काटने के बाद मोटे आदमी ने पहले काका को मार डालने का फैसला किया ताकि शहर से बाहर निकलने की उम्मीद बन सके। वैसे भी खरीदार ने जिंदा होने की शर्त नहीं रखी थी, लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला था तभी उसके पीछे अचानक एक चीख जैसी आवाज आई और जैसे ही उसने पलटकर देखा, जमीन पर पड़ा छोटा काका अचानक हमला कर दिया और कुछ ही देर बाद एक बाहरी जीव द्वारा लोगों पर हमला कर हत्या करने का वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया गया। खासकर इंटरनेट सेलिब्रिटी फैटी की मौत ने भीड़ में भारी दहशत और गुस्से की लहर पैदा कर दी। हालात से अनजान लोग हथियार लेकर तेजी से घेराबंदी वाले इलाके में घुस पड़े ताकि इन खतरनाक बाहरी आक्रमणकारियों को पूरी तरह खत्म किया जा सके। खबर मिलते ही जॉर्ज और सैंड्रा तुरंत मौके पर पहुंचे। अफरा तफरी में जॉर्ज ने अपने बेटे को देखा, लेकिन जैसे ही वह दौड़कर आगे बढ़ा, एक गोली की आवाज ने आसमान को चीर दिया और जॉर्ज जमीन पर गिर पड़ा। सौभाग्य से गोली किसी अहम हिस्से पर नहीं लगी और उसे जल्द ही एम्बुलेंस में पहुंचा दिया और इस घटना से पैदा हुआ अराजक माहौल अचानक शांत हो गया। विशाल बुलेट की स्थिति के कारण कई बाहरी जीव अंधेरों से निकलकर सामने आने लगे। वे धीरे धीरे चारों ओर 400 मीटर तक पहुंच गए, इकट्ठा हो गए और अपने हाथ ऊपर उठाए और वे इंसानी ने दुनिया
दुनिया को अलविदा कहा और फिर सबने देखा कि एक रोशनी सीधे आसमान की ओर इशारा कर रही थी और आकाश में मौजूद बाहरी जीव झूलते हुए जवाब दे रहे थे। भीड़ की आंखों के सामने वे बाहरी जीव हवा में घुलकर गायब हो गए। जो बाहरी जीव जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे वे खड़े हुए और जंगल की ओर चल पड़े। सैंड्रा ने भीड़ में एक नजर में ही छोटे काका को पहचान लिया। उसने एक मशरूम खाया और जल्द ही उसे छोटे काका की पुकार सुनाई दी। छोटे काका ने कहा कि बाहरी जीव पृथ्वी छोड़ चुके हैं और बाकी साथी इसी धरती पर रहना जारी रखेंगे। सैंड्रा खुद को रोक नहीं पाई और उसने छोटे काका को कसकर गले लगा लिया। विदा से पहले छोटे काका ने एक बार फिर जोर देकर कहा, हम शांति के साथ आए थे। फिर सैंड्रा अस्पताल पहुंची जहां जॉर्ज ने उसे एक खबर सुनाई। पूरी जांच के बाद उसके शरीर में मौजूद कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह गायब हो चुकी थीं। यह जानना जरूरी है कि जॉर्ज पहले आखिरी स्टेज के कैंसर से पीड़ित था और उसके पास ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का समय बचा था। इस चमत्कार ने जॉर्ज को एहसास दिलाया कि उससे बात के दौरान बाहरी जीवों ने ही चुपचाप यह सब किया होगा। इसी समय वह आखिरकार बाहरी जीवों द्वारा भेजे गए संदेश को समझ गया। उनका कहना था कि वे इंसानों को बचाने के लिए अपनी सद्भावना का संकेत भेज रहे थे, लेकिन जब इंसान अज्ञात का सामना करते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से डर और पलटकर हमला करने का रास्ता चुनते हैं। यह वी कमर आइफ्रेड सीजन 1 की पूरी कहानी है, लेकिन वीडियो के अंत में गड्ढे से अनगिनत बाहरी जीव बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। क्या वे सच में पृथ्वी के लिए खतरा नहीं है? आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलें।